हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का भाग 9 जिस पे हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आओ बच्चों, देखो हमने पहले 1 से लेकर 10 अभ्यास प्रश्नों की चर्चा कर ली है। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 11 की। तो देखो बच्चों, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि त्रिसंलयन क्या है और यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। ठीक है बच्चों, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो त्रिसंलयन है वो क्या होता है और ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है। और क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि जो त्रिसंलयन है उसमें जो केंद्रकी या फिर कहें कि न्यूक्लियाई हैं वो जो सम्मिलित होते हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो त्रिसंलयन में 3 अगुणित केंद्रक का संलयन होता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था क्या कि जो त्रिसंलयन होता है उसमें क्या होता है बच्चों, 3 अगुणित केंद्रक का संलयन होता है। ठीक है, और यह क्रिया भ्रूणकोश में होती है। ठीक है बच्चों, और यह क्रिया के ये जो क्रिया होती है इसके दौरान क्या होता है बच्चों, 2 ध्रुवीय केंद्रक सर्वप्रथम संयोजित होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि 2 ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं बच्चों, संयोजित होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर इनसे एक नर युग्मक संयोजित होता है। ठीक है, पहले क्या हो जाते हैं, जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, आपस में संयोजित हो जाते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है बच्चों, फिर उनके साथ एक नर युग्मक भी संयोजित हो जाता है। ठीक है, और क्या बनता है फिर, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। क्या बनता है बच्चों, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। ठीक है, कि ध्रुवीय केंद्रक है वो किससे, दूसरे ध्रुवीय केंद्रक से क्या होगा, संयोजित होगा और उनके साथ एक और क्या नर युग्मक है वो संयोजित हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनेगा जो कि क्या है, त्रिगुणित है बच्चों। ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि निषेचित बीजांड में जो युग्मनज है उसकी जो प्रसुप्ति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें क्या होता है, द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन होता है। ठीक है, और जब एक नर युग्मक अंड से संलयित होता है तो उससे द्विगुणित युग्मनज बनता है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो परागनलिका है वो कहाँ बच्चों, परागनलिका क्या करती है, 2 नर युग्मक छोड़ती है ना, तो जिसमें एक नर युग्मक किससे मिलता है, अंड कोशिका से मिलता है। ठीक है ना, तो अंड कोशिका के केंद्रक से मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है। ठीक है, और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, ये जो युग्मनज है ये क्या होगा, आगे विकसित होकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, जो बीज में स्थित रहता है। ठीक है बच्चों, और भ्रूण भ्रूणकोश के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है। तो जो भ्रूण होता है बच्चों वो कहाँ विकसित होता है, वो भ्रूणकोश के कौन से सिरे पर बच्चों, बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है। ठीक है बच्चों, फिर जहां पर युग्मनज स्थित होता है, ठीक है, जहां पे युग्मनज स्थित होता है वहां पे क्या होता है, भ्रूण विकसित होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखो, अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होता है जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि अधिकतर जो युग्मनज है वो कब विभाजित होता है बच्चों, कब होता है, जब जो भ्रूणपोष है वो कुछ निश्चित सीमा तक क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। उसके बाद में ही क्या होता है, युग्मनज है वो क्या होता है बच्चों, विभाजित होने लगता है। ठीक है ना, और क्या होता है, ये एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि क्या हो सके बच्चों, जो विकासशील भ्रूण है उसको सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। ठीक है ना, जो भ्रूण है, ठीक है ना, जो विकासशील भ्रूण है उसको पोषण प्राप्त हो सके। इसके लिए जो युग्मनज है वो कब विभाजित होता है, जब भ्रूणपोष है वो क्या हो जाता है, कुछ सीमा तक विकसित हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो आगे कि भ्रूणपोष का जैसे ही विकास हो जाता है त्यों ही युग्मनज का विकास भ्रूण में होने लगता है। ठीक है, जैसे ही भ्रूणपोष का क्या हो जाएगा बच्चों, विकास हो जाएगा, वैसे ही क्या युग्मनज का विकास किस रूप में होने लग जाता है, भ्रूण के रूप में होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो आगे जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें विभेदन करें, किनमें, जो बीज पत्रधार है
और जो बीज पत्रोपरिक है इनके बीच में विभेदन करना है, क्या अंतर है इनके बीच में, ठीक है बच्चों। और किसमें, प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल, ठीक है। जो प्रांकुर चोल होता है और जो मूलांकुर चोल होता है इनके बीच में क्या विभेदन होता है वो पूछा गया है। और बच्चों अध्यावरण तथा बीज चोल, ठीक है। जो अध्यावरण होता है और जो बीज चोल होता है उनके बीच में क्या अंतर होता है, क्या विभेदन होता है, ठीक है, वो पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है बच्चों, परिभ्रूणपोष एवं फल भित्ति, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सब देखेंगे। देखो बीज पत्रधार और बीज पत्रोपरिक, ठीक है बच्चों, ये देखते हैं इन दोनों में क्या विभेदन है, ठीक है। तो एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है बच्चों। जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है उसमें क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष होता है और क्या होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं बच्चों, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीज पत्रोपरिक तथा क्या बताया जा रहा है कि जो भ्रूणीय अक्ष है, ठीक है ना, भ्रूणीय अक्ष है, जो बीज के स्तर से ऊपर का जो भ्रूणीय अक्ष है उसके भाग को क्या कहा जाता है बच्चों, बीज पत्रोपरिक कहा जाता है, ठीक है। तथा बीज पत्रों के स्तर से नीचे भ्रूणीय अक्ष के भाग को क्या कहा जाता है, बीज पत्राधार कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्या बताया जा रहा है कि जो बीज पत्र के स्तर है, ठीक है, उसका जो नीचे का जो भ्रूणीय अक्ष है, बीज पत्र के स्तर के नीचे का जो भ्रूणीय अक्ष है वो क्या कहलाता है, बीज पत्राधार कहलाता है। और जो ऊपर का है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है बीज पत्रोपरिक, ठीक है। अब देखो बीज पत्राधार से मूलांकुर या मूल शीर्ष व बीज पत्रोपरिक से प्रांकुर या स्तंभ शीर्ष बनती है, ठीक है बच्चों। क्या बताया जा रहा है कि ये जो बीज पत्राधार है इससे क्या बनता है, इससे आगे चलकर मूलांकुर या फिर मूल शीर्ष बनती है, ठीक है बच्चों, यानी कि रूट बनती है, ठीक है, जड़, ठीक है ना। और जो बीज पत्रोपरिक है इससे क्या बनता है बच्चों, ये प्रांकुर बनता है या फिर कहे कि स्तंभ शीर्ष बनता है, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्या पूछा था, किसमें अंतर पूछा था, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में क्या अंतर होता है। तो चलो बच्चों देखो, एक बीजपत्री पादपों के बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है, ठीक है। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें कितने बीजपत्र होते हैं, एक होते हैं, ठीक है। और घास कुल के जो बीजपत्र होते हैं बच्चों उनको क्या कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, क्या कहते हैं बच्चों, प्रशल्क कहते हैं, ठीक है ना, जो कि भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होते हैं और इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक मूल आवरण होता है, ठीक है ना, जो कि क्या बच्चों, जो कि एक बिना विभेदित परत से आवृत रहता है और जिसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, जिसे ही मूलांकुर कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आगे बात आती है स्कूटेलम या प्रशल्क, ठीक है ना, के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को क्या कहा जाता है बच्चों, बीज पत्रोपरिक कहते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया था, ठीक है। और बीज पत्रोपरिक में क्या होता है, पर्रो शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक पर्ण पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो बीज पत्रोपरिक होता है ना उसमें क्या होते हैं, उसमें पर्रो शीर्ष तथा कुछ क्या आदिकालिक पर्ण होते हैं, ठीक है ना बच्चों, जो कि एक खोखली पर्णीय संरचना को घेरते हैं, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, जिसे ही प्रांकुर चोल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने किसकी बात करी है, प्रांकुर चोल और किसकी, मूलांकुर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अध्यावरण तथा बीज चोल, ठीक है। तो ये अध्यावरण और बीज चोल क्या होते हैं, देखो एक बीजांड के बाहरी संरक्षी आवरण को अध्यावरण कहते हैं और पराय बीजांड पर एक या दो अध्यावरण होते हैं, ठीक है ना। जो बीजांड होता है उस पे क्या होते हैं, या तो एक अध्यावरण होता है बच्चों या फिर क्या होते हैं, दो अध्यावरण होते हैं, ठीक है। और एक बीज का ऊपरी संरक्षी आवरण या परत बीज चोल होता है, ठीक है बच्चों। और बीज चोल दो परत का होता है। और बच्चों अगला जो अंतर है वो क्या होता है, परिभ्रूणपोष एवं फल भित्ति। इसमें देखो बीजांड के शरीर को बीजांडकाय कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों कि जो बीजांड है उसके शरीर को क्या कहा जाता है, उसके शरीर को बीजांडकाय कहा जाता है, ठीक है बच्चों, जो कि मर्दूतक कोशिकाओं से बना होता है। मतलब कि जो बीजांडकाय होता है वो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बच्चों, वो मर्दूतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और निषेचन के उपरांत बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कई बार कि क्या जो बीजांड है वो क्या निषेचन के बाद में किसमें, बीज में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। हमने पढ़ा है कि जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित होता है, जो अंडाशय है वो किसमें बच्चों, फल में परिवर्तित होता है, ठीक है। फिर
बीजांड से बीज बनने की प्रक्रिया के दौरान इसमें उपस्थित भ्रूणपोष का उपयोग कौन करता है बच्चों? भ्रूणपोष के पोषण के रूप में करता है। ठीक है ना, क्या बताया जा रहा है कि बीजांड से जो बीज बनने की प्रक्रिया होती है इस दौरान क्या होता है बच्चों, जो भ्रूणपोष होता है ना उसका उपयोग कौन करता है? भ्रूण करता है। किसके रूप में? पोषण के रूप में। ठीक है बच्चों, फिर बताया जा रहा है कि अतः परिपक्व बीज में भ्रूणपोष उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। जो परिपक्व बीज होता है उसमें क्या हो सकता है बच्चों? उसमें भ्रूणपोष उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, किंतु कुछ बीजों में बीजांड काय का कुछ भाग शेष रह जाता है। ठीक है, पर क्या बताया जा रहा है कि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या बच्चों, जो बीजांड काय है उसका कुछ भाग क्या रह जाता है? शेष रह जाता है। ठीक है, और इस बचे हुए बीजांड काय के भाग को क्या कहते हैं बच्चों? परिभ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है ना, क्या बताया जा रहा है कि ये जो कुछ जो बीज होते हैं उसमें क्या बीजांड काय है वो शेष रह जाता है। ठीक है ना, और वो शेष बीजांड काय है वो क्या कहलाता है? वो शेष बीजांड काय क्या कहलाता है बच्चों? परिभ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें उदाहरण दिया है किसमें? काली मिर्च, चकुंदर। ठीक है ना, जो काली मिर्च और चकुंदर के जो बीज होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों? उनमें जो बीजांड काय है वो क्या रह जाता है? शेष रह जाता है। और ठीक है ना, तो इनका उदाहरण क्या हो गया? ऐसे कौन से बीज हो गए जिनमें बीजांड काय शेष रह जाता है? तो उनका क्या नाम आ गया बच्चों? काली मिर्च और चकुंदर। ठीक है, फिर आगे देखो, निषेचन की क्रिया की उत्तेजना फलस्वरूप अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो अंडाशय है वो किसमें? अंडाशय है वो किसमें बच्चों? फल के रूप में विकसित होता है। ठीक है, और अंडाशय की भित्ति फल के छिलके के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? जिसे ही फल भित्ति कहा जाता है। ठीक है ना, जो अंडाशय की भित्ति होती है वो क्या होती है बच्चों? फल के जो छिलके, फल का जो छिलका है ना उसके रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, और जिसे ही क्या कहा जाता है? जिसे ही फल भित्ति कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि जो सेब होता है ना उसको आभासी फल क्यों कहते हैं? ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है कि जो पुष्प का कौन सा भाग है जो फल की रचना करता है? ठीक है, तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं अपन कि फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ठीक है, ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि जो फल का निर्माण है वो किससे होता है बच्चों? अंडाशय से होता है। ठीक है, और निषेचन के फलस्वरूप जब फल विकसित होता रहता है तब क्या होता है बच्चों? तब पुष्प के अन्य भाग क्या होते हैं? स्वतः ही झड़ने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है? जब निषेचन के फलस्वरूप जब फल विकसित होने लग जाता है तो क्या होगा? पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और सेब में फल का निर्माण पुष्पासन से होता है। ठीक है ना, जो सेब का जो फल होता है उसमें सेब का निर्माण किससे होता है बच्चों? पुष्पासन से होता है। ठीक है ना कि अंडाशय से होता है। कि सामान्यतः क्या होता है कि जो फल है उसका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है, लेकिन सेब में ऐसा नहीं होता है। सेब में जो सेब का निर्माण है वो कैसे होता है? किससे होता है? वो पुष्पासन से होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो, अतः ऐसे फल जो अंडाशय से परिवर्ध न होकर पुष्प के अन्य भाग से विकसित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? उन्हें आभासी फल कहते हैं। ठीक है ना, कि ऐसे फल जो अंडाशय से परिवर्धित ना होकर किससे होते हैं बच्चों? जो अंडाशय से परिवर्धित ना होकर किससे बच्चों? पुष्प के अन्य भागों से विकसित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आभासी फल कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखो अगला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि विपुषण से क्या तात्पर्य है और एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है ना, कि ये जो विपुषण है इससे तुम लोग क्या समझते हो? ठीक है, और इसका उपयोग जो प्रजनक है वो कब और क्यों करता है? ठीक है बच्चों, तो चलो देखो, जब कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो इसमें क्या होता है बच्चों? तो इसमें से अपरिपक्व परागकोश को चिमटी की सहायता से निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बताया जा रहा है इसमें कि जब कोई मादा जनक क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। ठीक है ना, द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो अपरिपक्व परागकोश होता है उसको क्या चिमटी की सहायता से बच्चों अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, या फिर निकाल दिया जाता है। इससे क्या होगा? पुष्प में केवल मादा जनन अंग ही बचेगा। ठीक है ना, कि परागकोश को तो हटा ही दिया है तो पुष्प में कौन क्या बचेगा बच्चों? पुष्प में सिर्फ मादा जनन अंग ही बचता है। ठीक है,
पुष्प में से परागकोश को हटाने की प्रक्रिया को विपुषण कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या हुआ बच्चों, जो विपुषण है वो किसे कहते हैं कि पुष्प में से परागकोश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, विपुषण कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है कि पादप प्रजनक इस विधि का उपयोग संकरण क्रिया में करते हैं। ठीक है ना, जो संकरण की जो क्रिया होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, विपुषण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, संकरण विधि से उन्नत लक्षणों वाली फसल तैयार की जाती है। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो संकरण की विधि है इससे क्या उन्नत लक्षणों वाली क्या बच्चों फसल तैयार की जाती है। ठीक है, तो ऐसे संकरण प्रयोगों में नर पौधों का लक्षणों के आधार पर क्या करते हैं बच्चों, चयन करने के उपरांत उसके परागकण संग्रहित करके मादा पुष्पों के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे उन्नत किस्म के बीज तैयार हो जाते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो विपुषण की क्रिया है, ठीक है ना, ये कहाँ, इसमें ये प्रजनक कब उपयोग करता है बच्चों, इसको किसके लिए उपयोग करता है, जो संकरण की जो क्रिया होती है उसमें उपयोग करता है। ठीक है ना, और फिर क्या बताया जा रहा है, ये संकरण की जो विधि है इसमें क्या होता है बच्चों, उन्नत लक्षणों वाली क्या फसल तैयार की जाती है। ठीक है बच्चों, और इस संकरण के प्रयोग में क्या नर पौधे का जो नर पौधा है, ठीक है ना, उसके लक्षणों के आधार पर क्या करते हैं, उसके लक्षणों के आधार पर परागकण है वो संग्रहित करते हैं और क्या करते हैं बच्चों, मादा का जो वर्तिकाग्र होता है या फिर कहें कि जो मादा का जायांग होता है उसके ऊपर छिड़क देते हैं। ठीक है बच्चों, और इससे क्या होता है, इससे उन्नत किस्म के बीज तैयार होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखो प्रश्न संख्या 16, इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखो यदि कोई व्यक्ति वर्धिकारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चयन करेंगे और क्यों। ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति है जो किसका उपयोग कर रहा है बच्चों, वर्धिकारकों का उपयोग कर रहा है। ठीक है ना, और वर्धिकारकों का उपयोग करते हुए क्या कर रहा है बच्चों, अनिषेक जनन को प्रेरित कर रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन से फल का चयन करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ पौधों में फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है। ठीक है ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल का निर्माण किसके बच्चों, बिना निषेचन के द्वारा होता है, वरना सामान्यतः फल का निर्माण कब होता है, निषेचन के बाद होता है। ठीक है बच्चों, और ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। ठीक है, तो कौन से फल की बात हो रही है कि ऐसे फल जिनका निर्माण क्या बिना निषेचन के होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अनिषेक जनित फल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका उदाहरण क्या बताया जा रहा है, केला। ठीक है, तो अनिषेक जनित फल कौन सा है, इसका अगर कोई उदाहरण पूछे तो वो क्या होगा बच्चों, केला। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, तो अनिषेक फलन को वर्धी हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जाता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो अनिषेक फलन है उसको किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है, उसको वर्धी हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित किया जाता है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। ठीक है ना, जो अनिषेक जनित फल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बीज रहित होते हैं, उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। आपने केला खाया होगा ना, तो देखा है कि केले में कभी बीज निकलते हैं, नहीं ना, क्यों, क्योंकि केला क्या होता है बच्चों, क्योंकि केला होता है अनिषेक जनित फल। ठीक है, तो फिर देखो प्रेरित अनिषेक जनन हेतु हम तरबूज का चयन करेंगे। ठीक है ना, कि जो प्रेरित अनिषेक जनन की जो क्रिया करवाएंगे तो हम उसका किसका चयन करेंगे, तरबूज का चयन करेंगे। तुम अपने हिसाब से एक फल का चयन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तरबूज के गुद्दे को खाते समय क्या होता है, जब तरबूज के गुद्दे को खाते हैं तो क्या होता है बच्चों, बीजों से परेशानी होती है ना, क्योंकि तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि अनिषेक जनन की जो प्रक्रिया है इसमें किसका चयन करेंगे, कौन से का, तरबूज का चयन करेंगे, ताकि क्या हो, अनिषेक जनन की क्रिया के द्वारा उसमें भी क्या ना बने, बीज ना बने। ठीक है बच्चों, और वर्तमान में बाजार में बिकने वाले अनेक बीज रहित फल प्रेरित अनिषेक जनन द्वारा तैयार किए गए हैं, जैसे कि क्या बच्चों, पपीता, खरबूजा, तरबूज आदि। ठीक है बच्चों, फिर देखो अगला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो परागकण की भित्ति रचना है उसमें जो टेपिटम है उसका क्या कार्य है, उसकी क्या भूमिका है,
वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखो बच्चों, एक लघु बीजाणु 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो एक लघु बीजाणु है वो कितनी 4 भित्ति परतों से क्या रहती है, आवृत रहती है। जो सबसे बाहर वाली परत होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, सबसे बाहर वाली परत होती है वो बाह्य त्वचा कहलाती है। ठीक है, और उसके नीचे जो त्वचा होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, वो अंतस्थीशियम कहलाती है। ठीक है ना, और उसके बाद में आती है क्या बच्चों, मध्य परतें। ठीक है, और जो सबसे अंदर की तरफ आता है वो क्या आता है बच्चों, सबसे अंदर की तरफ होता है क्या, टेपिटम। ठीक है ना, अब हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो टेपिटम है, ये क्या पूछा जा रहा है कि जो टेपिटम है इसका क्या कार्य है। तो देखो बच्चों, टेपिटम बीजाणुजन ऊतक को घेरे रहती है, और जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, सघन जीव द्रव्य भरा हुआ रहता है। ठीक है ना, टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर सघन जीव द्रव्य भरा रहता है। ठीक है बच्चों, वह इनसे एक से अधिक केंद्रक होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि और इनमें क्या होता है, जो केंद्रक होते हैं उनकी संख्या भी क्या होती है बच्चों, एक से अधिक होती है। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि जो टेपिटम एक पोषक ऊतक है। टेपिटम क्या है, पोषक ऊतक है, मतलब कि क्या, पोषण का काम करता है। ठीक है ना बच्चों, कि यह विकास करते हुए बीजाणुओं को क्या बच्चों, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है, जो टेपिटम होता है वो क्या करता है, जो बीजाणु होते हैं, जो विकास करते हुए बीजाणु होते हैं उनको क्या करते हैं बच्चों, उनको पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखो प्रश्न संख्या 18, इसमें क्या पूछा जा रहा है, असंजनन क्या है और इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो अब क्या पूछा जा रहा है कि असंजनन है वो क्या होता है और इसका क्या महत्व है। तो देखो बच्चों, सामान्यतः बीज का निर्माण निषेचन क्रिया के उपरांत होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि सामान्यतः क्या होता है कि जो बीज का निर्माण है वो कब होता है बच्चों, निषेचन की जो क्रिया होती है उसके बाद में होता है। ठीक है बच्चों, किंतु कुछ पुष्पी पादपों जैसे कि सूरजमुखी कुल व घासों में बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न हो जाते हैं, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, असंजनन कहा जाता है। सामान्यतः तो क्या होता है कि सामान्यतः बीजों का निर्माण कब होता है बच्चों, निषेचन की क्रिया के बाद में होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जैसे क्या, सूरजमुखी कुल होता है और क्या बच्चों, सूरजमुखी कुल और घासें होती हैं, उनमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही क्या बन जाते हैं बच्चों, बीज बन जाते हैं। तो इस क्रिया को, बिना निषेचन के बीज बनने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चों, असंजनन कहलाती है। ठीक है, और इस प्रकार असंजनन अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, जो असंजनन है वो क्या हो गया, अलैंगिक प्रजनन हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा था ना लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है ना, तो ये किस प्रकार का जनन है, अलैंगिक प्रकार का जनन है। ठीक है, अब आता है असंगीय बीजों के विकास के अनेक तरीके हैं। ये जो असंजनित बीज होते हैं उनके विकास के क्या होते हैं, अनेक तरीके होते हैं। जैसे कुछ जातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ जातियां होती हैं उसमें द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण है वो क्या बच्चों, उसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है। ठीक है ना, जो बिना निषेचन के ही क्या बना लेती है बच्चों, भ्रूण में विकसित हो जाती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि द्विगुणित अंड कोशिका होती है उसमें क्या नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और वही उसको बिना निषेचन के ही वो क्या हो जाती है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है या भ्रूण में विकसित हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब बताया जा रहा है नींबू वंश तथा आम की किस्मों में कभी कभी भ्रूणकोश के आसपास की कुछ बीजांडकायी कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूणकोश में क्या बच्चों, प्रोद्बंदी होकर भ्रूण के रूप में विकसित होती हैं। ठीक है ना, अब ये क्या होती है, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। और फिर क्या बताया जा रहा है कि बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया जाता है। ठीक है, और संकर किस्मों की खेती क्या करती है बच्चों, उत्पादकता जो होती है वो क्या करती है, विस्मयकारी ढंग से बढ़ा देती है। जो संकर किस्मों की जो खेती है वो उत्पादकता को क्या कर देती है, विस्मयकारी ढंग से बढ़ा देती है। ठीक है बच्चों, और संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें क्या बच्चों, हर साल उगाया जाना चाहिए। जो संकर बीज होते हैं उनकी एक समस्या ये है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए। और यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को अपन बुआई करके प्राप्त करते हैं तो जो संकर प्राप्त होता है, जो पादप संतति प्राप्त होती है वो क्या होती है बच्चों, पृथक्कृत होती है।
मतलब कि उसमें वो गुण नहीं आते हैं जो उसकी जनक में थे, ठीक है ना। और वह संकर बीज के विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाती है। जो संकर बीज होता है उसकी जो विशिष्टता होती है उसको क्या नहीं रख पाते हैं बच्चों, उसको वो यथावत नहीं रख पाते हैं, ठीक है। यदि संकर क्या होते हैं, यदि संकर या फिर बीज असंग जनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषताएं नहीं होती हैं। क्या बताया जा रहा है कि यदि बीज है वो किससे, असंग जनन की क्रिया के द्वारा क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों जो संकर संतति होती है वो क्या होती है, उसमें जो विशेषताएं होती हैं वो पृथक्कृत नहीं होती, वो जो उसके जनक में होती हैं वही विशेषताएं उसके अंदर आती हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो आज हमने जो अभ्यास प्रश्न है वो पूरे कर लिए हैं इस अध्याय के। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक धन्यवाद।